वेलकम बैक गाइस। सो आज हम देखने वाले हैं गर्भ शरीर। 15 मार्क का रचना शरीर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर एक एलिगी और एक एसिडू फिक्स आता है। एक एलिगी तो फिक्स है, मैक्सिमम तो गर्भ शरीर के ऊपर मानसून मासिक वृद्धि के ऊपर श्लोक आता है, या फिर आर्तो, शुद्ध आर्तो और शुद्ध शुक्र के बारे में बताने के ऊपर एक एलिगी आता है। और उसके अंदर अम्बिलिकल अपरा निर्माण जैसे सब टॉपिक्स हैं, वो आज हम देखेंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे गर्भ शारीर के अंदर जो एमके का टॉपिक है वो है डिफाइन गर्भ, कि गर्भ क्या है। तो गर्भ व्याख्या जो दो आचार्य के हिसाब से, लेकिन हमें मैक्सिमम सुश्रुत के ऊपर जोर देना है, उस पर उसके श्लोक ज्ञात करना है। तो सुश्रुत के ऊपर से हम देखेंगे कि सुश्रुत का श्लोक है शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्मा प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उचिते। शरीर को अपने अध्याय के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये श्लोक याद करके रखो, आपके लिए काम में आएगा। देखो यहाँ पर काम में आ गया है कि ये गर्भ की व्याख्या है सुश्रुत के अनुसार। तो सुश्रुत का श्लोक के अंदर कहना है कि शुक्र और शोणित का गर्भाशय के अंदर संयोग होने पर आत्मा प्रकृति और विकार, आत्मा 8 प्रकृति और 16 विकारों द्वारा संयोग होने पर जो आकार निर्माण होता है, उस आकार को गर्भ संज्ञा दी है। योग्य सुश्रुत के अनुसार क्या है कि शुक्र और शोणित के गर्भाशय के अंदर संयोग होने के बाद आत्मा प्रकृति और विकारों द्वारा संयोग होने पर जो आकार निर्माण होता है उसे गर्भ कहते हैं। तो अब देखेंगे चरक के अनुसार व्याख्या क्या है कि चरक कहता है कि सुश्रुत शुक्र शोणित जीव संयोग तू कुक्षी गते गर्भ शोधने। पुरुष शुक्र और स्त्री शोणित के संयोग होने पर जीव आत्मा प्रवेश करती है। शुक्र और शोणित के संयोग होने के बाद उसके अंदर जो आत्मा प्रवेश करती है तो उसके बाद गर्भ की उत्पत्ति होती है। तब मनुष्य के शरीर में अंकुर की उत्पत्ति होती है, उसे गर्भ कहते हैं। यह व्याख्या हो गई सुश्रुत आचार्य और चरक आचार्य के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एमके का, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ शुक्र एंड रिकॉल रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम संहिता। शुक्र के बारे में पढ़ना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम शुक्र के पर्याय देखेंगे। पर्याय है तेज, रेत, बीज, वीर्य और साम। तो तेज, रेत, बीज, वीर्य। वीर्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सब धातुओं का सार होता है, इसलिए वीर्य कहा गया है। बीज यानी स्पर्म को कोरिलेट कर सकते हैं। तो उसके स्वरूप देखेंगे, शुक्र के स्वरूप यानी मेल स्पर्म के स्वरूप कैसे होते हैं। तो उसके अंदर तो शुक्र सौम्यम, शुक्रम सौम्यम यानी चंद्र के कंपेरेटिव ये बताया है कि ये शीत होता है, इसलिए शुक्रम सौम्यम ये स्वरूप बताया है। उसके अंदर उसके महाभूत देखेंगे, उसके अंदर पृथ्वी, आप, तेज ये महाभूत है। तेज तो हमने पर्याय के देख लिया, आप यानी लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए आप और पृथ्वी महाभूत ये 3 महाभूत होते हैं। अब रस उसके अंदर षडरस है, षडरस युक्त शुक्र होता है। और उसके गुण देखेंगे तो सौम्यम, स्वरूप और गुण सेम है, मतलब शुक्रम सौम्यम। उत्पत्ति देखेंगे, सबसे पहले रस धातु की उत्पत्ति होती है, फिर रस से रक्त की, फिर रक्त से मांस धातु की उत्पत्ति होती है, मांस से मेद, मेद से अस्थि, मज्जा, फिर सभी धातुओं की उत्पत्ति के बाद शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है, यानी सप्त धातु के उत्पत्ति। सातवां धातु जो है वो है शुक्र, यानी सभी धातुओं का सार शुक्र होता है। अब शुद्ध शुक्र के लक्षण, ये सीक्यू के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि शुद्ध शुक्र लक्षण लिखो, शुद्ध आर्तो लक्षण लिखो। तो सबसे पहले शुद्ध शुक्र के लक्षण देख लेंगे। उसके अंदर श्लोक है स्फटिकावम द्रव्यम स्निग्धम मधुर मधुगंधिश्च शुक्रम शुक्रम इच्छितु केचितु तेल शोधरम निभम तथा इच्छन्ति केचितु तैलम शोधरम निभम तथा। स्फटिकावम यानी स्फटिकावम यानी स्फटिका के समान श्वेत, व्हाइट कलर का होता है। स्पर्श कैसा उसका द्रव और स्निग्ध स्पर्श है, उसके टच करने पे कैसा लिक्विड है और चिकना यानी स्निग्ध हमें स्पर्श नजर आएगा स्पर्श करने पर। उसका रस है मधुर और गंध है उसका मधु के समान। तो सिंपल, पहले तो हमें श्लोक लिख देना है क्वेश्चन के अंदर, फिर वर्ण स्फटिका समान, स्पर्श द्रव स्निग्ध, रस मधुर है, गंध मधु के समान, मधुर मधु के समान। आप ऐसे याद कर ले सकते हैं। अब चरक के अनुसार देखेंगे कि आचार्य चरक ने अभी अविदाही अभी यही चरक के अनुसार देख लेंगे। आचार्य चरक ने अविदाही ये सुश्रुत के अलग लक्षण बताए, यानी वो पूरे लक्षण, और उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा लक्षण बताया है, स्निग्ध घनम पिछलम च मधुरम च अविदाही च। ये हो गया शुद्ध शुक्र के लक्षण और शुक्र के पर्याय और उसका स्वरूप महाभूत हमने ये देखे उसके अंदर। अब हम तीसरा टॉपिक देखेंगे आर्तों के बारे में। तो आर्तों के अंदर आर्तो यानी फीमेल ओवम,
तो उसके पर्याय है रज, शोणित, स्त्री, शुक्र, रजसम। शोणित क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके रेड कलर का होता है इसलिए शोणित। स्त्री शुक्र यानी स्त्री का स्पर्म भी अगर पर्याय के हिसाब से बोले तो स्त्री शुक्र बताया गया है। रज भी कह सकते हैं और रजसम भी कह सकते हैं। उसका स्वरूप देखेंगे हम, शुक्र का स्वरूप था कि शुक्रम सौम्यम, तो इसका अपोजिट है शुक्र आर्तवम अग्नयम, यानी अग्नि। महाभूत इसके अंदर अग्नि महाभूत प्रधान है, वहाँ पर 3 महाभूत थे, यहाँ पर सिर्फ एक महाभूत प्रधान है, वो है अग्नि महाभूत। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, व्याख्या ऋत्वो भवम तद आतवम, यानी नॉर्मली मॉडर्न के हिसाब से हम देखें तो मंथ में एक बार ओम की ओम फॉर्मेशन होता है, उसी तरह आयुर्वेद भी वही बताया है कि स्त्री शुक्र में प्रत्येक माह में ऋतुकाल में उत्पन्न होता है, आर्तव कहलाता है। आर्तव शोणित मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, आगे आपको पता चलेगा सेकेंड ईयर के अंदर थर्ड में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे। आर्तव शोणित कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड को, और शोणित बोलते हैं ओनली ओम। शुद्ध शुक्र शुद्ध आर्तव लक्षण, शुद्ध शुक्र लक्षण हमने देख लिए, अब आर्तव के लक्षण देखें। आर्तव के लक्षण के लिए सुश्रुत ने अपने श्लोक में बताया कि शश अश्रुक प्रतिमम यत्तु यद्वा लक्षार सोपमो तद आर्तवम प्रशंसन्ति यद्वासो न वृंजयेत। शश अश्रुक यानी शश यानी रैबिट के ब्लड के जो कलर होता है उसी के समान आर्तों का कलर होता है, और लाक्षा रस के समान, लाक्षा लाख हम जो देखते हैं जो लाल कलर की होती है उसी के समान इसका वर्ण बताया है। न वृंजय यानी जब स्पर्म फीमेल ओवम जब कपड़े पर गिर जाता है तो उसका दाग नहीं पड़ता, उसका धब्बा नहीं पड़ता, इसका मतलब है न वृंजय, कपड़े पर धब्बा नहीं रहता। यही आर्तों के शुद्ध शुक्र शुद्ध आर्तो लक्षण है। और इसके अलावा दूसरे लक्षण अगर नजर दिखाई दें, लाल कलर का ना हो तो वो अशुद्ध कहलाएगा। तो चरक ने उसके वर्ण के ऊपर ये सुश्रुत के अनुसार हो गया। अब चरक के अनुसार क्या है, गुंजा फल समान लाल, इंद्र गोप कीड़े के समान लाल। गुंजा फल क्या है, गुंजा एक वनस्पति है, एक पॉइजनस सीड है जो लाल कलर का होता है, तो उसके कलर के समान बताया है लाल। लाल कमल कमलानुसार यानी लाल कमल के अनुसार उसका लाल वर्ण होता है। ये शुद्ध आर्तों के लक्षण चरक आचार्य ने बताए हैं। उसका श्लोक है गुज फल इंद्रगोप आर्तवम शुद्धम एव तत्। ये श्लोक हो गया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन द रोल ऑफ त्रिदोषा एंड पंच महाभूत इन फीटल डेवलपमेंट। गर्भ विकास में त्रिदोष और पंच महाभूत की भूमिका, कि गर्भ की उत्पत्ति के अंदर त्रिदोष और महाभूत अपने क्या भूमिका निभाते हैं। शरीर को उपक्रमणीय अध्याय के अंदर हमने ये पहले देख चुका है कि कौन सा महाभूत किस चीज़ की उत्पत्ति करता है, और हमें यहाँ पर डिटेल में देखना है। उसका एक श्लोक है, सुश्रुत ने बताया है कि पंच महाभूत और तीन गुण फीटल डेवलपमेंट के अंदर कैसे काम करते हैं। मे भी आपने श्लोक याद किया होगा, तम चेतना अवस्थितम वायु विभजितम तेज एवं पच्यति आप क्लेदयन्ति पृथ्वी संयति आकाश विवर्धयन्ति एवं विर्धत स यदा हस्तपाद जीवा घ्राण करण नितंब आदि विधि रंग रूप सदा शरीर इति शोधने लभते। सुश्रुत शायस्तान का श्लोक है। उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि गर्भ में चेतना का वास हो तो वायु उसे विभाजित करती है, तेज पचाता है, यानी हर एक अपने महाभूत के हिसाब से जो फीटल डेवलपमेंट में कौन सा महाभूत क्या काम करता है, ये इसके अंदर बताया है कि गर्भ में चेतना का वास हो तो वायु उसे विभाजित करती है, वायु महाभूत उसको विभाजित करती है, तेज महाभूत उसको पचाता है, जल महाभूत क्लीनता पैदा करता है, पृथ्वी महाभूत तत्व से संहनन और घनता, आकाश तत्व से और आकाश महाभूत से सिकता निर्माण होकर आकार बढ़ता है। ये पंच महाभूत के कार्य हो गए। जैसा कि वायु क्या करता है, विभाजन करता है, तेज पचन करता है, आप महाभूत क्लेदन करता है, पृथ्वी महाभूत संहनन करता है, आकाश महाभूत विवर्धन करता है। ये हो गए विवर्धन यानी स्रोत आशय कैविटीज को पोगड़ी यानी होल बनाने का काम करता है। ये आकाश महाभूत का काम हो गया। ये फीटल डेवलपमेंट में ऐसे काम करते हैं। ये पंच महाभूत का होगा, हम दोष देखेंगे। इस प्रकार पंच महाभूत द्वारा कार्य होने पर जब उसे हाथ पैर नाक कान नितंब आदि अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं, उसे शरीर कहा जाता है। ये शरीर षडंग होता है। षडंगत्वम के अंदर हमने देखा कि शरीर को सुश्रुत ने 6 भागों में डिवाइड किया है। एक तो 4 शाखाएं, पांचवा मध्य शरीर और छठा शिर। इस प्रकार प्रथम गर्भ कहा जाता है। इस प्रकार प्रथम गर्भ कहा जाता है। अंग प्रत्यंग निर्माण होने के बाद शरीर कहा जाता है। यानी
जैसा कि हम मॉडर्न में कहते हैं एम्ब्रियो फीटस, तो इसी तरह इसके अंदर पहले गर्भ कहा जाता है फर्स्ट स्टेज के अंदर, और जब उसके अंदर अंग प्रत्यंग यानी फिंगर्स, नेल्स वगैरह, लेग्स, हैंड जब विजिबल हो जाते हैं तो उसे शरीर कहा जाता है। नेक्स्ट ये तो हमारा टॉपिक हो गया पंच महाभूत और दोष फीटल डेवलपमेंट के अंदर कैसे काम करते हैं। आप नोट्स पढ़ लेंगे, बस इतना याद कर लेंगे तो आपको और एलैबोरेट करके लिख दे सकते हैं। और अपना मेन एमके का नेक्स्ट टॉपिक है बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव। तो ये बीज का श्लोक है यस्य यस्य ही अंग अवयवस्य बीज विभाग अपतप्तो भवति तस्य तस्य अंग अवयवस्य विकृति उपजायते न उपजायते च अनुपताप। चरक शारीर स्थान का श्लोक है। इस श्लोक द्वारा जन्मजात विकृति कंजेनाइटल अनोमली का बोध होता है। बीज अर्थात स्त्री पुरुष बीज, बीज भाग यानी बीज के अंग प्रत्यंग निवर्तक भाग। बीज का मतलब है कि स्त्री और पुरुष बीज, शुक्र और आर्तो, और बीज भाग यानी बीज दोनों के संयोग के बाद जो अंग प्रत्यंग निवृत्त होते हैं, जो बनते हैं, उसे बीज भाग कहा गया है। इस प्रकार जिस अंग अवयव से बीज भाग में विकृति होती है उसे अंग अवयव में विकृति उत्पन्न होती है। यानी अगर शुक्र में विकृति हो तो शुक्र जो अपने अंग प्रत्यंग बनाता है उसके अंदर विकृति होगी। यानी जो हार्ड पार्ट्स है बॉडी के, कठिन पार्ट्स है, वो शुक्र से बनते हैं, और जो आर्तवश होते हैं वो सॉफ्ट पार्ट्स बनाता है बॉडी के। तो अगर शुक्र के अंदर विकृति होगी तो वो हार्ड पार्ट जिससे जो अवयव शुक्र से बनते हैं उसके अंदर एनामोली लाएगा। इससे ये हम ये कंसिडर कर सकते हैं या फिर इसका निदान कर सकते हैं कि कौन सा फीमेल आर्तो के अंदर दुष्टि है या मेल आर्तो के अंदर, मेल शुक्र के अंदर दुष्टि है। मनुष्य बीज ये सभी अंग प्रत्यंग बीज भाग का समुदायात्मक प्रतीक है, और ये स्वसदृश प्रत्यंग समुदाय रूप पुरुष की निर्मित करता है। एक्सप्लेनेशन इन इजी लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक्सप्लेनेशन इन इजी लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप ये दिया गया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन जब आपको अंडरस्टैंड हो जाए तो आप इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख सकते हैं। बीज भाग यानी प्रिकर्सर, आगे चीज़ों को बनाता है। ये सिंपल हो गया। एग्जाम्पल, बीज भाग से गर्भ का हाथ अंग प्रत्यंग बनते हैं। बीज से पहले गर्भ बनता है, फिर गर्भ से जो बीज भाग है वो आगे के अंग प्रत्यंगों को बनाते हैं। और स्पर्म और ओवम अर्थात मनुष्य बीज समुदायात्मक प्रतीक है। ग्रुप ऑफ बीज भाग प्रेजेंट इन मनुष्य बीज, ग्रुप ऑफ बीज भाग प्रेजेंट इन मनुष्य बीज यानी जो मैक्सिमम पार्ट्स है जो मनुष्य के शुक्र से बनते हैं। मानसून मासिक गर्भवृद्धि, ये तो हमारा टॉपिक हो गया बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव। बीज क्या होता है? फीमेल आर्तो, स्त्री आर्तो और पुरुष बीज। बीज भाग यानी बीज से बनने वाले जो अंग प्रत्यंग है उसे बीज भाग कहते हैं, और बीज भाग अवयव यानी बीज भाग के बाद जो और आगे बॉडी का फॉर्मेशन होता है उसे बीज भाग अवयव कहते हैं। और इसके अंदर एनोमली का हमें ज्ञान होता है कि किस बीज के कारण किस बीज भाग के अंदर एनोमली हुई, तो उससे पता चलता है कौन सा बीज भाग के अंदर दुष्टि है, कौन से बीज के अंदर दुष्टि है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और इलेक्यू का टॉपिक है मानसून मासिक गर्भवृद्धि। इसके श्लोक आपको याद करने हैं। फर्स्ट ईयर में अगर आप श्लोक कर लें तो सेकेंड ईयर में भी आपको काम में आने वाले हैं, और थर्ड ईयर के अंदर जो गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट है स्त्री और प्रसूति तंत्र, उसके अंदर भी ये फर्स्ट टर्म के अंदर ही सिलेबस में है, तो इसका याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर यहीं पे फर्स्ट ईयर में ही कर लेंगे तो आगे आपको बहुत ईजी जाएगा। तो मानसून मासिक वृद्धि यानी मंथ वाइज कैसा गर्भ की उत्पत्ति होती है, कैसा गर्भ बढ़ता है, कैसे उसके अंदर अंग प्रत्यंग की निर्मित होती है, इसका बताया गया है। तो प्रथम मास का श्लोक है प्रथम मासे कललम जायते। इसके अंदर हम बस सुश्रुत आचार्य के श्लोक के अनुसार देखेंगे। चरक आचार्य के भी श्लोक हैं, लेकिन वो अगर हम सिर्फ सुश्रुत की भी लिखें तो इतना इनफ है। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे सुश्रुत आचार्य के श्लोक और उनका एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। तो प्रथम मास के अंदर क्या है? प्रथम मासे कललम जायते। इसका अर्थ क्या है कि सुश्रुत आचार्य ने बताया कि पहले महीने में गर्भ कलल स्वरूप में होता है, यानी मांस के गोले के एक गोला होता है वो पहले महीने के अंदर होता है, ये सुश्रुत आचार्य ने बताया। अब दूसरे महीने के अंदर द्वितीय शीत उष्ण अनिल अभिप्रक्ष मानानाम संघाय तो घन संजायते यदि पिंड उपमान स्त्री चेत पेशी नपुसकम च अर्बुदम इति।
उसका अर्थ है कि दूसरे महीने के अंदर कफ पित्त वात से परिपक्व गर्भ घन होकर आकार प्राप्त करता है यदि वो पिंड पुरुष, पेशी स्त्री, अर्बुद नपुंसक गर्भ की उत्पत्ति करता है। यानी अगर गर्भ हमें पिंड के स्वरूप होता है तो इसके अंदर पुरुष की निर्मित हो रही है, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन हम बता सकते हैं। सुश्रुत आचार्य ने सेकंड मंथ के अंदर ही बताया। अगर एमसीक्यू भी आ गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन सुश्रुत आचार्य ने किस महीने में बताया, तो यह है द्वितीय मास यानी सेकंड मंथ के अंदर ही है। अगर पिंड स्वरूप अगर गर्भ है तो वो पुरुष होगा, अगर पेशी स्वरूप है तो स्त्री होगा, और अगर अर्बुद के स्वरूप गर्भ में नजर आता है तो नपुंसक यानी नपुंसक गर्भ की उत्पत्ति होगी। तृतीय मास, तृतीय हस्तपाद शीर्षाणु पंचपिंडिका निर्वत्यंत अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्मो भवति। तीसरे महीने में पंचपिंडिका उत्पन्न होते हैं, हस्तपाद शीर। पांच पिंडिकाओं का शनगौत में से 5 चीजों की उत्पत्ति होती है। उसमें बताया कि हस्त, दो पाद और शीर हमें तीसरे महीने के अंदर हम नजर आते हैं। हम उसे देख परीक्षण निरीक्षण कर सकते हैं। हम गर्भ तो देख नहीं सकते। और ये तृतीय मास का हमने देखा कि चतुर्थ मास, चतुर्थ सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तरो भवति, प्रवक्तो भवति, गर्भ हृदय प्रवक्ति भावात चेतना धातु अभिव्यक्ति भवति। चौथे महीने में सभी अंग प्रत्यंग और अधिक स्पष्ट होता है, गर्भ हृदय व्यक्त होता है। गर्भ हृदय यानी गर्भ का हृदय फोर्थ चौथे महीने के अंदर यानी चतुर्थ मास के अंदर बनता है। ये इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है कि गर्भ हृदय की उत्पत्ति कब होती है, तो ये चतुर्थ मास में होती है। और चेतना धातु अभिव्यक्त होकर स्पंदन अनुभव होता है, यानी पाल्पिटेशन पल्स हमें नजर आती है फोर्थ महीने के अंदर। पंचमे मास, पंचमे मन प्रतिबुद्धिंतरम भवति, यानी 5वें महीने में मन प्रतिबद्ध होता है। षष्ठे बुद्धि, छठे महीने में गर्भ की बुद्धि प्राप्त होती है। छोटे छोटे श्लोक है, यहाँ पे वन लाइनर श्लोक है। षष्ठे बुद्धि बहुत ईजी है। पंचमे मास प्रति बुद्धितरम भवति, ये आपको याद कर लेने हैं। और सप्तमे मास, 7वें महीने के अंदर सप्तमे सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रवक्त तरह, वहाँ पर चौथे मास के अंदर सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्त भवती है। और यहाँ पे सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्त तरह भवती, यानी अच्छे से और प्रवक्त स्पष्ट रूप में हमें नजर आने लगते हैं। 7वें महीने में सभी अंग प्रत्यंग और अधिक स्पष्ट होते हैं, यानी विजिबल होते हैं। अष्टमे मास, अष्टमे अस्थिर भवती ओझा, 8वें महीने में ओज अस्थिर होता है। वो माता से गर्भ और गर्भ से माता की ओर फिरता संवहनी द्वारा जाता है, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड से इधर उधर। ये ओज जो है अपना अस्थिर रहता, कभी माता के अंदर रहता, कभी गर्भ के अंदर रहता है। माता की ओर सरक संवहनी द्वारा जाता है। इस काल में गर्भ कभी ओजयुक्त और ओज रहित रहता है, इसलिए इस काल में प्रसूति होने पर ओजयुक्त गर्भ जीता है और ओज रहित गर्भ जाग नहीं पाता। यानी 8वें मास के अंदर बताया है कि ओज अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता, तो कभी माता के पास चला जाता है, कभी गर्भ के अंदर रहता है। और जब ओज माता के पास रहा और गर्भ जब डिलीवरी होगी तो वो गर्भ क्या है, जीता नहीं है। ओज रहित गर्भ जग नहीं पाता। ये सुश्रुत आचार्य ने बताया है। नवम मास देखेंगे हम। नवम, दशम, एकादशम, द्वादशम अन्यथा अस्मिन् जायते अतो अन्यथा विकारी भवति। नवम महीने में गर्भ सर्व अंग प्रत्यंग परिपक्व हो जाते हैं। सुश्रुत अनुसार 9, 10, 11, 12 इनमें से कोई भी माह में प्राकृत प्रसूति हो सकती है। यानी सुश्रुत के अनुसार 9वें, 10वें, 11वें और 12वें महीने में अगर डिलीवरी होती है तो वो प्राकृत होती है, ये सुश्रुत आचार्य ने बताया। ये हो गया पंचम मास। हमने देखा कि पहले महीने में कलल बनता है। कलल के अनुसार दूसरे महीने के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया है। तीसरे महीने के अंदर हस्तपाद शीर्षांग पंचपिंडिका की उत्पत्ति होती है। चौथे महीने के अंदर हृदय की उत्पत्ति होती है, हृदय बनता है। 5वें महीने के अंदर बुद्धि, 5वें महीने के अंदर मन, 6ठे महीने के अंदर बुद्धि, 7वें महीने के अंदर अंग प्रत्यंग प्रवक्त तरह और स्पष्ट तरीके से बनते हैं। 8वें महीने में ओज की निर्मित होती है, जो अस्थिर होता है, जो कभी माता और कभी गर्भ के अंदर फिरता रहता है। और 9वें महीने के अंदर बताया है कि 9वें, 10वें, 11वें, 12वें महीने के अंदर अगर डिलीवरी हो चुकी है तो उसे प्राकृत बताया है, प्राकृत प्रसूति बताया है सुश्रुत आचार्य ने। ये हो गया एलक्यू का टॉपिक। आपको इससे पहले 9 के 9 श्लोक याद करना है, फिर
जब लिखो के पूछेगा तो डायरेक्ट देगा, बता देगा कि मानसनुमासिक वृद्धि एक्सप्लेन कीजिए बोल के। नेक्स्ट हमारा एमक्यू का टॉपिक है गर्भ पोषण। गर्भ पोषण यानी गर्भ पोषण माता के आहार रस द्वारा होता है। वो दो प्रकार से होता है, एक से गर्भ पोषण यानी दो प्रकार से बताया है। पहला 1 से 3 महीने के अंदर उपस्नेह न्याय से होता है, और थर्ड तीसरे महीने के बाद अपरा और नाभि नाड़ी द्वारा केदार कुल्य न्याय से होता है। उपस्नेह न्याय से पहले से 1 से 3 महीने के अंदर माता के द्वारा जो आहार सेवन किया जाता है उसके द्वारा होता है, और तीसरे महीने के बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाती है, प्लासेंटा बन जाता है, उसके द्वारा उसका गर्भ पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो 1 से 3 महीने के अंदर कैसे होता है वो देखेंगे। शुरुआत के 3 महीने में गर्भ कलल स्वरूप में होता है। इस काल में माता के रसवाही धमनियों द्वारा पोषक अंश के उपस्नेह से गर्भ का पोषण होता है। ये हो गया 1 से 3 महीने के अंदर गर्भ का पोषण। और तीसरे महीने के बाद गर्भ का पोषण कैसे होता है तो उसके अंदर श्लोक दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। मातस्तु खलु रसवाहिनाम नाड्या गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबद्धता स अस्य मातु आहार रसस्य वीर्य आभि वही तेन उपस्नेह से जायते। सुश्रुषादि स्थान का श्लोक है। माता के रस वाहिनी नाड़ी यानी प्लासेंटा एंड यूटेराइन वेसल के साथ गर्भ की नाभि नाड़ी यानी अम्बिलिकल कॉर्ड और रस वाहिनी नाड़ी यानी प्लेसेंटा प्रतिबद्ध होते हैं यानी अच्छे से बन जाते हैं। वही माता के आहार रस का वीर्य का संवहन करते हैं, यानी आहार रस माता के आहार रस से गर्भ को पोषण देते हैं, और उसके उपस्नेह से गर्भ की वृद्धि होती है, और उसकी उपस्नेह से गर्भ की वृद्धि होती है। ये हो गया माता गर्भ का पोषण। गर्भ का पोषण दो प्रकार से होता है, 1 से 3 महीने में माता के द्वारा उपस्नेह न्याय से, और तीसरे महीने के बाद से प्लेसेंटा और नाभि नाड़ी यानी अम्बिलिकल कॉर्ड और अपर आई यानी प्लेसेंटा के द्वारा होता है। ये हमें याद रख लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ अपरा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अपरा निर्माण यानी प्लेसेंटा फॉर्मेशन। प्लेसेंटा क्या होता है, माता के यूटेरस के अंदर प्लेसेंटा एक पार्ट होता है जिससे एम्बिलिकल कॉर्ड जॉइन होती है, जो फीटस यानी गर्भ से जुड़ी होती है। वो उसका मेन काम बेबी को न्यूट्रिशन सप्लाई करना है। तो अपरा निर्माण ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन सप्लाई करना है। तो अपरा निर्माण का श्लोक है, गर्भ गुरुत गर्भानाम आर्तोवानाम स्त्रोतसाम वर्तमान अपरा निर्माण गुरुत गर्भानाम आर्तोवानाम स्त्रोतसाम वर्तमान अवरध्यन्ते गर्भेन तस्मात् गुरुगर्भना आर्तं न दृश्यते तद प्रति हतम ऊर्ध्वभागतम परम च उपचयमानम अपरा इति विधीयते। तो व्याख्या देखेंगे अपरा निर्माण के अंदर। अपरा की व्याख्या, गर्भ धारण के काल में गर्भ की स्थिति, पोषण, वृद्धि इत्यादि आवश्यक क्रिया जिसके द्वारा होती है उस अवयव को अपरा कहते हैं। गर्भ की स्थिति, पोषण और वृद्धि जिसके द्वारा होती है उसे अपरा कहते हैं। उसकी निर्माण, अपरा निर्माण कैसे होता है उसका हम ट्री डायग्राम से देख लेंगे। आप ट्री डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम के अंदर, या फिर एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दें फिर उसके नीचे ट्री डायग्राम बना दें, तो आपका क्वेश्चन अच्छे से भर जाएगा 2 पेज आराम से। तो सबसे पहले स्त्री गृहित गर्भ अवस्था में होने पर आर्थोस्त्रोतस गर्भ से अवरोध हो जाता है। आर्थोस्त्रोतस गर्भ से अवरोध हो जाता है, तो इस कारण से आर्थोस्त्राव नहीं होता, यानी आर्थो यानी फीमेल ओवम फॉर्मेशन बंद हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, वो आर्थो नीचे ना जाकर ऊर्ध्व दिशा में जाकर अपरा की निर्मित करता है। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि जब गर्भ कंसेप्शन होने के बाद जब गर्भ बनता है तो ओवम फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, लेकिन सुश्रुत के अनुसार बताया कि ओवम फॉर्मेशन शरीर के अंदर ऊपर की गति, ऊपर ऊर्ध्व गति में चला जाता है और प्लासेंटा की उत्पत्ति करता है। ऊर्ध्व दिशा में जाकर अपरा की निर्मित करता है। बचा हुआ आर्तो स्तन्य निर्मित करता है, यानी आर्तो नीचे ना जाकर ऊपर जाता है, अपरा की निर्मित करता है, और जो बचा हुआ है और ऊपर जाकर स्तन्य की निर्मित करता है। यह है अपरा के बारे में देखा है। तो इन शॉर्ट के अंदर हम देख लेंगे कि आर्तो स्रोतस अवरोध होता है, उससे आर्तो स्त्राव मेंस्ट्रुअल ब्लड अपरा फॉर्मेशन करता है और स्तन्य फॉर्मेशन करता है। ये सिंपल डायग्राम है, आप उसको और इलेबोरेट करके लिख दे सकते हैं। तो सुश्रुत आचार्य ने बताया कि आर्थोस्त्रोतस अवरोध होता है गर्भ धारण के बाद, तो उससे आर्थोस्त्राव मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो बॉडी के ऊपर ऊर्ध्व भाग के अंदर ऊर्ध्व दिशा में जाकर अपरा
जो यूटेरस है वो अपरा फॉर्मेशन करता है, फिर उसके ऊपर जाकर जो बचा हुआ आर्थोस्त्राव है वो स्तन्य फॉर्मेशन करता है। ये हमारा अपरा फॉर्मेशन का टॉपिक हुआ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिस्क्राइब गर्भ नाभि नाड़ी यानी एम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन। मॉडर्न अगर आपका अच्छे से हो गया तो या कोरिलेट करके आप मॉडर्न भी लिख दे सकते हैं, या फिर मॉडर्न की जो पॉइंट है जो यहाँ पर कॉमन है वो भी हिंदी में लिख दे सकते हैं। तो उसका श्लोक है मातस्तु खलु रसवाहिन्याम नाड़े गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबद्धता स अस्य मातु आधार रसस्य वीर्यम अभिधीयते। अभी अभी वही इसको गर्भ नाभि नाड़ी कहते हैं क्योंकि ये गर्भ की नाभि से संबंधित रहती है, यानी गर्भ और नाभि से जुड़ी होती है, गर्भ की नाभि से जुड़ी होती है, इसलिए गर्भ नाभि नाड़ी कहते हैं। गर्भ के अंग प्रत्यंग व्यक्त होते हैं तब गर्भ की नाभि से संबंध नाड़ी दूसरी और अपरा से संबंध रहती है, यानी एक उसका पॉइंट जो है गर्भ की नाभि से अटैच होगा और दूसरा जो पॉइंट है नाड़ी का अम्बिलिकल कॉर्ड का वो प्लेसेंटा से अटैच होगा। इस तरह प्लेसेंटा और गर्भ उसका जो जॉइंट होता है, जो ब्रिज है वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। और अपरा द्वारा मातृ हृदय से संबंधित रहती है। इससे मातृ हृदय यानी माता के हृदय से माता का आहार रस धमनियों से जाता हुआ अपरा में आता है, यानी माता के ब्लड सर्कुलेशन से जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी ब्लड है वो गर्भ अपरा प्लेसेंटा के जरिए गर्भ नाभि नाड़ी द्वारा उसके अंदर वेन और आर्टरी रहते हैं, वो उससे गर्भ का पोषण होता है और क्रमशः वो अपरा से गर्भिणी नाड़ी द्वारा गर्भ के नाभि से होता है, गर्भ के शरीर में प्रविष्ट होता है। यानी हम गर्भ के पोषण के अंदर देखेंगे पहले फर्स्ट 3 मंथ माता के द्वारा होता है और फिर 3 से जो आगे के मंथ है वो गर्भ नाभि नाड़ी और अपरा द्वारा गर्भ का पोषण होता है, हमने अभी ऊपर देखा। तो सिंपल है कि नाभि एम्बिलिकस, नाभि नाड़ी एम्बिलिकल कॉर्ड, अपरा प्लेसेंटा, मातृ हृदय यूटेरस। यानी जब एम्बिलिकस है नाभि गर्भ का, वो नाभि नाड़ी एम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है, फिर वो जॉइंट होता है प्लेसेंटा से और प्लेसेंटा के अंदर मातृ हृदय यूटेरस का माता हृदय जॉइंट होता है, मातृ हृदय। तो इस तरह ये ट्री है, इसका फ्लो चार्ट से हम समझ सकते हैं। और अपरा में साथ साथ गर्भ नाभि नाड़ी की उत्पत्ति भी तीसरे माह में पूरी हो जाती है। जैसा कि हमने देखा कि तीसरे महीने के बाद से गर्भ पोषण अपरा और गर्भ नाभि नाड़ी द्वारा होता है। हमारा अगला टॉपिक है एक्सप्लेन अंग प्रत्यंग उत्पत्ति विथ रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम संहिता। अभी उत्पत्ति कैसे होती है संहिता के अनुसार? तो माता के आहार गर्भ नाड़ी नाभि अव्योत्पत्ति। माता के आहार गर्भ नाभि नाड़ी द्वारा गर्भ के शरीर में जाता है, यानी गर्भ नाड़ी द्वारा गर्भ के शरीर में जाता है। आहार रस से गर्भ शरीर से पाचन परिणमन होकर गर्भ पोषण करता है और अंग प्रत्यंग निर्मित करता है। तो इसके अंदर अव्यय उत्पत्ति के अंदर कैसे बताया कि माता के आहार सेवन करने के बाद जो गर्भ शरीर है उसके अंदर पचन क्रिया होती है, पचन क्रिया होने के बाद गर्भ का पोषण होता है एक, और दूसरा अंग प्रत्यंग निर्मित होती है। तो इसके अंदर हम देख ले सकते हैं कि अव्यय उत्पत्ति यानी अंग प्रत्यंग निर्मित स्टार्टिंग होती है आहार रस से गर्भ शरीर से फिर पचन होता है, पचन से फिर गर्भ पोषण और अंग प्रत्यंग निर्मित होती है। सुश्रुत के अनुसार अव्यय उत्पत्ति के अंदर बताया कि यकृत और प्लीहा, गर्भस्थी यकृत प्लीहानो शोणित तजो उत्पत्ति रक्त से होती है, यानी किस अवयव की किस से उत्पत्ति होती है, माता और पिता के शुक्र और आर्तों के जरिए। तो ये बताया गया है कि यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति रक्त से होती है, फुफ्फुस की उत्पत्ति शोणित फेन से होती है, उंडुक की उत्पत्ति यानी आंत्रगुद इंटेस्टाइन की उत्पत्ति होती है रक्त के मल से। तो मैं बस ये रट्टा मार के याद करना है कि यकृत और प्लीहा रक्त से, फुफ्फुस यकृत और प्लीहा ये दोनों के काम है ब्लड, ये यकृत यानी ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि यकृत की उत्पत्ति रक्त से होती है। फुफ्फुस इसके अंदर बबल्स होते हैं, ये शोणित फेन यानी फेस यानी बबल्स, इससे भी हम याद कर सकते हैं कि फुफ्फुस शोणित फेन से बनता है यानी रक्त के फेन से बनता है। उंडुक आंध्रगुद ये बनता है रक्त के मल से, रक्त कफ सारभाग से, पित्त से पचन वायु गमन ये कार्य करता है। आंत्रगुद कैसे बनता है? रक्त कफ के सारभाग से बनता है। उंडुक बनता है रक्त के मल से, आंत्रगुद बनता है रक्त और कफ के सारभाग से।
जीवा बनता है कफ मांस के सारवाट से। स्रोतस, स्रोतस की उत्पत्ति होती है वायु समुचित पित्त यकृत होकर स्रोतस उत्पन्न करता है। वायु समुचित होकर पित्त यकृत होकर पित्त युक्त वायु समुचित पित्त युक्त होकर स्रोतस उत्पन्न करता है।